इस लेक्चर में हम एक बहुत वाइडली यूज़ मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जब गूगल पे हम सर्च करते हैं तो जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम है वो भी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को इस्तेमाल करके हमें जो है बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट ढूंढ के ला के देता है। इसके अलावा जो फेस रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर लगा होता है वो भी जो है बेस्ट मैच करने के लिए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल करता है। सो अज्यूम करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जो एक m इंटू n मैट्रिक्स है यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जिसको हम SVD भी कहते हैं। यूजिंग SVD मैं मैट्रिक्स A को 3 डिफरेंट मैट्रिक्स के अंदर डिकम्पोज कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि A इज़ इक्वल्स टू U सिग्मा V ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स U एंड V हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। सो U एंड V आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और जो सिग्मा है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जो सिग्मा की डायगोनल की एंट्रीज़ हैं इनको सिंगुलर वैल्यूज़ कहते हैं। तो सिग्मा की डायगोनल की एंट्रीज़ के अंदर सिंगुलर वैल्यूज़ हैं और वो कुछ इस तरह से अरेंज है कि जो सिंगुलर वैल्यू सबसे पहली है वो सबसे बड़ी है, जो सेकंड सिंगुलर वैल्यू है वो उससे छोटी है, और इस तरह से मेरे पास टोटल R सिंगुलर वैल्यूज़ हैं कि जो कि सिग्मा के डायगोनल के अंदर पड़ी हुई हैं। और जो R है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A है। सो R जो है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब है कि अगर A के अंदर हमारे पास R लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ या कॉलम्स हों तो हमारे पास सिग्मा के अंदर डायगोनल के अंदर R एंट्रीज़ होंगी कोरस्पॉन्डिंग टू उन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ के अगेंस्ट। सो अब सवाल ये पैदा हुआ कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन निकाल कैसे सकते हैं। सो उसके लिए हम A ट्रांसपोज और A को निकाल के देखते हैं। सो A ट्रांसपोज का मतलब है हमारे पास A ये है तो इसका ट्रांसपोज आएगा, तो हमारे पास है U सिग्मा V ट्रांसपोज उस पूरी चीज़ का ट्रांसपोज, और फिर हमारे पास खाली A आएगा विच इज़ U सिग्मा V ट्रांसपोज। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इन सब का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा V ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ V सिग्मा ट्रांसपोज U ट्रांसपोज टाइम्स U सिग्मा V ट्रांसपोज। और जो ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनका से आइडेंटिटी आएगा क्योंकि U जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास V सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा V ट्रांसपोज। और जो सिग्मा है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही होता है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया V सिग्मा स्क्वायर V ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज A जो है वो इसके बराबर आता है। और जो ये वाली फॉर्म है हमने कहीं पहले देखी है और हमने जब डायगोनलाइजेशन की थी मैट्रिसेस की तो हमने ये वाली फॉर्म देखी थी, और डायगोनलाइजेशन के बारे में यहाँ पे शायद इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि V के अंदर एंट्रीज़ होंगी जो हैं आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस थिंग, आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A। सो इससे ये पता लगा क्योंकि डायगोनलाइजेशन के प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि जो V के अंदर आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A होंगे। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि जी A ट्रांसपोज A इसका स्क्वायर रूट
और क्योंकि डायगोनलाइजेशन है तो इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा इज इक्वल्स टू दिस। इसका स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास यहाँ पे खाली सिग्मा रह जाएगा और ये आएगा वैसे का वैसे। तो इससे ये पता लगा कि जो सिग्मा है इसके अंदर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं इस वाली चीज़ की। तो यूजिंग डायगोनलाइजेशन का रूल, सिग्मा के अंदर हैज़ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर रूट। सो बेसिकली हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके v और सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने u की वैल्यू कैसे निकालनी है। u की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस इक्वेशन में v का भी पता लग गया है, सिग्मा का भी पता लग गया है और a का भी पता लग गया है, तो हम इसमें से u की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम u की वैल्यू कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो ui है, इसका मतलब है कि जो ith कॉलम है मैट्रिक्स u का, वो इक्वल्स टू होगा 1 ओवर सिग्मा i। सिग्मा जो है ये जो है इस वाली मैट्रिक्स की ith एंट्री है, ith डायगोनल की एंट्री है टाइम्स a एंड vi। ये वाले फार्मूले के तहत हम जो है u का आंसर निकाल सकते हैं, मगर ये वाला फार्मूला हमेशा काम नहीं करता, और क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो सिग्मा है वो इन्वर्टेबल नहीं है। तो इस केस में ये वाला फार्मूला काम नहीं करता। तो हमारे पास एक और मेथड भी है जो हमेशा काम करता है और वो हमें हमेशा जो है u की वैल्यू दे देता है। वो मेथड इस तरह से है कि हम ये कंप्यूट करें कि a ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा हमारे पास u सिग्मा v ट्रांसपोज टाइम्स u सिग्मा v ट्रांसपोज और इस सारे का ट्रांसपोज, और ये सारा इक्वल्स टू होगा u सिग्मा v ट्रांसपोज टाइम v सिग्मा ट्रांसपोज u ट्रांसपोज। और वंस अगेन जो ये दोनों हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है v भी, तो इसका आंसर आइडेंटिटी आएगा, तो इसका आंसर आखिर में रह जाएगा u सिग्मा ट्रांसपोज एंड u ट्रांसपोज। और क्योंकि u जो सिग्मा जो है ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर बनेगा u सिग्मा स्क्वायर u ट्रांसपोज। तो इससे ये पता लगा कि जो मैट्रिक्स u है उसके अंदर आइगन वेक्टर्स हैं a ट्रांसपोज के। तो इससे जो हमारे पास जो तीसरी जो बात पता लगी, पहली ये थी, दूसरी ये है, और तीसरी थी कि u कंटेन्स आइगन वेक्टर्स ऑफ a ट्रांसपोज। इन तीनों जो हमने चीज़ें निकाली, इन तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम जो है डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। लेट्स समराइज देम एंड उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। समरी कुछ इस तरह से है कि हमने सिंगुलर डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है a जो m इंटू n मैट्रिक्स है, और डिकम्पोजिशन इस तरह से होगी कि a इज़ इक्वल्स टू u सिग्मा एंड v ट्रांसपोज। इसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स u एंड v हैं वो दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, और जो मैट्रिक्स सिग्मा है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो u एंड v ऑर्थोगोनल हैं और सिग्मा डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो v की डायमेंशन है वो है n इंटू n, जो u की डायमेंशन है वो है m इंटू m, जो सिग्मा की डायमेंशन है वो है m इंटू n। हमने जो है 3 हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके हम ए डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जो v है कंटेन्स आइगन वेक्टर्स ऑफ
ए ट्रांसपोज ए। सो अगर हम ए ट्रांसपोज ए की मैट्रिक्स निकालें और उसके आइगन वेक्टर्स निकालें और उनको लिख लें तो हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स वी बन जाएगी। मगर हमने मैट्रिक्स वी बनाने के लिए उन आइगन वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल भी बनाना है, क्योंकि मैट्रिक्स वी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद उनको नॉर्मलाइज वगैरह भी करना है। इस तरह से जो हमारे पास सिग्मा निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ए ट्रांसपोज ए का स्क्वायर रूट लेना है और जो उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास सिग्मा के अंदर लिखी जाएंगी, सिग्मा के डायगोनल के अंदर। एंड लास्टली हमने जो है मैट्रिक्स यू को निकालने के लिए हमने ए ट्रांसपोज इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो यू के अंदर जाएंगे। और क्योंकि ये कई दफ़ा निकालना एक एक्स्ट्रा हमारे पास काम है, तो कई दफ़ा हम जो यू है वो सिंपली इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जो किसी का शॉर्टकट मेथड है। मगर ये शॉर्टकट मेथड हमेशा काम नहीं करता, मगर जो ये वाला जो मेन मेथड है ये हमेशा काम करता है। सो अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली ये 2 × 3 डायमेंशन की मैट्रिक्स है और मैंने इसकी सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। सो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं ए ट्रांसपोज और ए का आंसर निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज ए, क्योंकि इसकी आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज से मेरे पास जो मैट्रिक्स यू और सिग्मा आ जाएंगी। जस्ट टू रिवाइज मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है ए इज़ इक्वल्स टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। सो लेट्स स्टार्ट। ए ट्रांसपोज ए का आंसर क्या आएगा कि जी यहाँ आएगा 1 0 1 0 -1 0 टाइम्स 1 0 1 0 -1 0। और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 0, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 1, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ आंसर आएगा 1, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 0, इसको हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 1, इसको इसके साथ आंसर 0 और इसको इसके साथ आंसर 1। तो बेसिकली ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ए का आंसर आ गया। अब हमने जो है ए ट्रांसपोज ए को जो है डायगोनलाइज करना है ताकि हम इसकी जो है इसको इस फॉर्म में लिखना है कि जी ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू एस लेम्डा एस इनवर्स। सो हमने इसकी जो है पहले आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सो जो इस वाली मैट्रिक्स है इसका एक आइगन वेक्टर तो आराम से आ जाएगा, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है एक डायगोनल में एंट्री है। सो हमारे पास लेम्डा 1 बेसिकली आ सकता है 1 इसकी वजह से, और जो x1 आएगा वो आएगा 0 1 0। ये हमने जो ट्रिक इस्तेमाल किया है वो जो आइगन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से इस्तेमाल किया है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। हमारे पास एक आ गया। दूसरा हमने निकालना है लेम्डा 2। सो लेम्डा 2 निकालने के लिए हम ये वाला इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है वो सेम है। तो बेसिकली ये वाली मैट्रिक्स जो है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट में कॉलम नहीं है, इसमें लीनियर डिपेंडेंट कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि एक जो मेरे पास आइगन वैल्यू आएगी वो 0 आएगी क्योंकि इसका इन्वर्स भी नहीं निकलता, और इसके अगेंस्ट जो मेरे पास आइगन वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा कि जी मुझे पता है कि ये कॉलम था C1, ये कॉलम है C2 और ये कॉलम है C3, और मैं -C1 + 0 C2 + C3 जो है वो = 0 के बराबर आता है। इसका मतलब है ये एक ऐसा लीनियर कम्बिनेशन है जिससे बेसिकली मैं 0 अचीव कर लेता हूँ, जो लीनियरली डिपेंडेंट का सबूत है। सो बेसिकली मेरे पास कौन सा लीनियर कम्बिनेशन है, -C1 + 0 C2 +
C3 और मैंने जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उसको मिलाकर मैं आइगन वेक्टर में लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आइगन वेक्टर बनेगा -C1, तो यहाँ पे आएगा -1, 0C2 यहाँ पे आएगा 0 और +1C3 यहाँ पे आएगा 1। सो मेरे पास इस तरह से एक और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आ गया। तीसरा जो आइगन वैल्यू है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ यूजिंग ट्रेस रूल। तो उसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स का ट्रेस है माइनस आइगन वैल्यू नंबर 1 प्लस आइगन वैल्यू नंबर 2। वंस अगेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से वाला रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इसका आंसर क्या आएगा कि जी जो ट्रेस है मैट्रिक्स का वो डायगोनल का सम होता है, डायगोनल की एंट्रीज़ का 1 + 1 + 1, तो ट्रेस आ रहा है 3 और जो मेरे पास जो दो आइगन वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 0 और 1। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है कि एक और आइगन वैल्यू मेरे पास आएगी 2। अब मैंने इस λ3 आइगन वैल्यूज़ के अगेंस्ट यानी आइगन वैल्यू λ3 के 2 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर निकालना है और मेरे पास कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है तो मुझे लंबा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला जो था वो कौन सा फार्मूला था, वो वाला फार्मूला था हमारे पास कि जी a - λI x = 0। इस वाले फार्मूले को बेसिकली इस्तेमाल करके हम जो है आखिरी आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, तो बेसिकली हमने करना क्या है a - 2 आइडेंटिटी x = 0। सो हमारे पास क्या बनेगा जी, हमारे पास बनेगा मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसका हम मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है तो हमारे पास है 1 - 2 क्योंकि लैम्डा 2 है 0 1 0 1 - 2 0 0 1 0 1 - 2 और यहाँ पे मेरे पास आएगा जी जो हमने निकालनी है वैल्यूज़ लेट्स से उनको कहते हैं a b c जो x3 की 3 वैल्यूज़ हैं और ये = होगा 0 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा 1 - 2, इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर भी आएगा -1 और इसका आंसर भी आएगा -1। सो इसकी एगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं वो कुछ इस तरह से आएगी एगमेंटेड मैट्रिक्स कि मेरे पास आएगा 1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 और यहाँ पर आएगा 0 0 0। सो अब इस मैट्रिक्स को हमने ना है रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने ये वाला 1 ख़त्म करना है। सो हमने किया कि जी R3 = R3 माइनस प्लस R1। तो जब हमने ये वाला काम किया तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास आया -1 0 1 0 0 -1 0 0 और यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब है कि हमारे पास जो c है वो एक फ्री वेरिएबल है। तो हमारे पास इस तरह से जो c की वैल्यू है लेट्स से वो s है, हमने s को 1 कह दिया, c की वैल्यू मैंने 1 चूज़ कर ली। जो b है -b = 0 है, इसका मतलब है कि b की वैल्यू 0 आ रही है। और जो है माइनस पहली क्वेश्चन को यूज़ करें तो आएगा जी -a + c = 0। तो इससे ये पता लगा कि जो a है वो = c है और क्योंकि c मैंने 1 चूज़ किया है तो a की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो x3 आएगा जो λ3 के करस्पॉन्डिंग है उसकी वैल्यू आती है x3 = आएगा 1 0 1। तो अब हमारे पास सारे आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स की। सो अब हमने जो है अब हम जो है V की और सिग्मा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो पहले देखते हैं कि V की वैल्यू कैसे निकालनी है। सो हमें जो एक पहला जो रूल था हमारे पास वो इस तरह से था कि V कंटेन्स आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस थिंग।
सो बेसिकली और वो आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए। इस केस में हमने आइगन वेक्टर्स तो निकाल लिए हैं। आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आया है, पहला आइगन वेक्टर ये आया है, दूसरा आइगन वेक्टर ये आया है, तीसरा आइगन वेक्टर ये आया है, मगर ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो इनको नॉर्मलाइज भी करते हैं। इसको नॉर्मलाइज़ किया तो बेसिकली ये तो सेम का सेम ही रहा, इसको नॉर्मलाइज़ किया तो ये डिवाइड हो जाएगा √2 से, 1/√2। इसको नॉर्मलाइज़ करेंगे x3 को तो ये भी 1/√2 से डिवाइड हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स V है इसके अंदर हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ये 3 होंगे। सो V के अंदर हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे। जो सबसे पहले V के अंदर आइगन वेक्टर आएगा वो सबसे जो बड़ी आइगन वैल्यू है उसके अगेंस्ट आएगा, क्योंकि हमने याद है कि हमने कहा था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स सिग्मा है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्टेड हैं। इसके अंदर हमारे पास जो पहला कॉलम है, डायगोनल का सबसे पहला जो कॉलम है उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर सबसे छोटी है, फिर से छोटी है। तो इसलिए जो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे करस्पॉन्डिंग वो भी सॉर्टेड होंगे। तो मेरे पास जो पहला आइगन वेक्टर आएगा इसके अंदर जो नॉर्मलाइज भी होगा और जो सॉर्टेड भी होगा वो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू के अगेंस्ट होगा। सबसे बड़ी आइगन वैल्यू जो है ना वो λ3 की है, वो जो 2 है। तो बेसिकली मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे x3 आएगा, तो x3 का मेरे पास आंसर आएगा 1/√2 0, और यहाँ पे आंसर आएगा 1/√2। उसके बाद जो सेकंड बड़ी आइगन वैल्यू है उसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर जो है ना V में आएगा। सेकंड बड़ी आइगन वैल्यू जो है ना मेरे पास वो λ1 है, क्योंकि λ2 0 है, तो इसके मेरे पास आंसर आएगा 0 1 0, क्योंकि जो 1 को अगर इसको नॉर्मलाइज़ करें तो आंसर बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आंसर सेम ही आएगा इसका। जो लास्ट मेरे पास आइगन वेक्टर है वो ये वाला है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 के। तो इसका मतलब है कि जो आखिरी इसका कॉलम होगा वो होगा 1/√2 0 1/√2। सो ये तो मेरे पास V आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिग्मा में क्या एंट्रीज होंगी। तो जो सिग्मा है बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली जो है उसके कंटेन्स आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A स्क्वायर रूट। और क्योंकि सिग्मा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट लेना बड़ा आसान होता है कि जो उसकी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनका स्क्वायर रूट आ जाता है। सो अगर हम लंबा मेथड ना करें जल्दी से इसका आंसर निकालना चाहें तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इन जो ये वैल्यूज़ आई हैं, जो आइगन वैल्यूज़ आई हैं, मतलब 2 आया है, 0 आया है, 1, हमने इनका स्क्वायर रूट लेना है और हमने इनको ऑर्डर में रखना है। तो मेरे पास सिग्मा के अंदर क्या आंसर आएगा, सिग्मा के अंदर मेरे पास आंसर आएगा और सिग्मा का डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि मेरे पास इसकी डायमेंशन थी 2 × 3, तो सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी, वो भी होगी 2 × 3। तो सिग्मा मैंने 2 × 3 का एक मैट्रिक्स बनानी है और इसके अंदर सबसे पहले मैं सबसे बड़ा आइगन वैल्यू रखूँगा उसका स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आंसर आएगा √2। उसके बाद डायगोनल के अंदर जो दूसरी मैं वैल्यू रखूँगा वो मेरे पास वैल्यू होगी √1, और √1 का आंसर जो है ना वो बेसिकली 1 ही आता है। और इसमें क्योंकि खाली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास कॉलम्स थे इस वाली मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें खाली ना 2 मेरे पास जो है सिंगुलर वैल्यूज़ होंगी, बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरोज़ हैं मेरे पास। तो मेरे पास सिग्मा भी आ गया और मेरे पास V भी आ गया। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है लास्ट मिसिंग मैट्रिक्स U को फाइंड करना है। सो आखिरी पार्ट ये है कि हमने मैट्रिक्स U को निकालना है। हमारे पास अभी तक मैट्रिक्स V और सिग्मा आ गए, हमने मैट्रिक्स U को निकालना है। सो हमें याद है कि जो मैट्रिक्स U है कंटेन्स आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज। सो U के अंदर हमारे पास थे आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज। सो निकालते हैं इसको दोबारा से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि जी
ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आएगा ए इज़ 1 0 1 0 -1 0 -1 0 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 0 1 0 -1 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया कि जी इसको 1 और 1, तो इसका मतलब है पहली एंट्री हमारे पास आ रही है 2, फिर हमने 0 0 0, सेकेंड एंट्री हमारे पास 0 आ रही है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0, यहाँ भी 0 आ रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ रहा है। सो ए ट्रांसपोज का आंसर आ रहा है 2 and 1। सो इसका मतलब है कि इस वाली मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी, आइगन वैल्यूज़, वो हमारे पास लैम्डा 1 आएगा 2। वंस अगेन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लैम्डा 1 आएगा 2 और लैम्डा 2 हमारे पास आएगा 1। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी जो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी ए ट्रांसपोज ए। इसमें खाली 0 नहीं है मगर बाकी 2 और 1 वो सेम वैल्यूज़ हैं। और जो सा ऑर्डर हमने यहाँ पे रखा है कि सबसे पहले सबसे बड़ी आइगन वैल्यू के अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर आएगा वो सबसे पहले रखना है। इसी तरह से हम जो सेकंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर सेकंड नंबर पे रखना है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि जिसके अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा 1 0 और इसके अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर आएगा हमारे पास वो आएगा 0 1। सो हमने मैट्रिक्स U को लिखना है और कुछ ऐसे लिखना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी आइगन जो वैल्यू है उसका वेक्टर पहले लिखना है और उसको नॉर्मलाइज करके लिखना है। सो अगर मैं 1 0 को नॉर्मलाइज करूं तो इसका आंसर 1 0 ही आता है, तो मेरे पास आंसर 1 0 आ जाएगा। और क्योंकि ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू के अगेंस्ट है तो मैंने सबसे पहले उसको रखा। सेकंड जो मैट्रिक्स U के अंदर आएगा वो 0 1 आएगा और 0 1 को मैं नॉर्मलाइज करूं तो 0 1 ही रहता है और ये सेकंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है तो मैं सेकंड नंबर पर रखूँगा। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स U आ गई। सो अब हमने वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर आया है वो ठीक आया है कि नहीं आया। और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि क्या हमारे पास जो A है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स U के साथ टाइम्स मैट्रिक्स सिग्मा के साथ और टाइम्स V के ट्रांसपोज के साथ, तो क्या इसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती हैं कि नहीं आती हैं। और मैंने इसको ट्राई किया है और इसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। सो उम्मीद है कि आपको सिंगुलर डिकम्पोजिशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं सो मुझे कमेंट्स लिख के भेजें तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।